गुरुदेव, मैं आपसे मिलने जब आश्रम आया था, तब मैंने आपसे अपने बिज़नेस के लिए बात की थी। आपके आदेशानुसार मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी। गुरुदेव, जिसमें कि 20 से 25 लोग काम करते हैं। कहने कहने को तो ये संख्या 20 और 25 की है, पर काम सिर्फ 2 या 3 ही लोग करते हैं। बाकी के लोग बिना काम के ही सिर्फ समय काट रहे हैं। ऐसे में उन्हें बार-बार समझाना, बोलना, कहना अब मैंने छोड़ दिया है। मैं उनसे थक भी गया हूँ और मुझे दुःख और गुस्सा दोनों ही आता है। मैं क्या करूँ गुरुदेव? मैं इससे कैसे निकलूँ? क्या मेरा जीवन इन्हीं लोगों के बीच बीतेगा या कुछ महान आत्माओं का संग साथ मुझे भी मिलेगा? मनीष गुप्ता, इंदौर से। खुश रहो मनीष। 2 भाग में आपका प्रश्न है। पहली बातें अलग हैं जो आपने जहाँ तक कही, लेकिन जो सबसे लास्ट में आपने छौंका लगाया है, ये ऊपर से जो जीरा भून के डाला है, महान आत्माओं का साथ, यदि तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, मतलब इसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि महान आत्माएं ऐसी कहानियां आती हैं कि वहीं बसती हैं। तो मृत्यु लोक में तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ी रिजिडनेस आई है पिछले 15-20 वर्षों में कार्य क्षेत्रों में। ये सोशल मीडिया ने और बाकी चीज़ों ने व्यक्ति को पंगु कर दिया है, और मानसिक रूप से भी वो किसी एक बहुत बड़े किसी जुए टाइप में या किसी बहुत बड़े किसी एक अवसर से की तलाश में लग गया है मनुष्य। वो पुरुषार्थ से और समग्र प्रयासों से कहीं दूर है। बस वो चाहता है कि उसका कोई दांव सा लग जाए और फिर वो बस जीवन भर शायद कुछ ना करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर आप देखें कि जिनके दांव लग गए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो जुकरबर्ग हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो अपने मोदी जी ही क्यों ना हो, दांव तो लगे। दांव मतलब अवसर तो प्राप्त हो ही गया। ईश्वर ने आपको पद प्रतिष्ठा से उपकृत तो कर ही दिया, तो अब उन्हें क्या कर देना चाहिए? सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना चाहिए क्या? वो सर्वाधिक काम करते हैं। वो 74 ईयर्स का व्यक्ति आज भी 18-22 घंटे काम कर रहा है, 20 घंटे काम कर रहा है, और पूरी दुनिया के सारे लोग एक ही जैसे हैं सब। ये आइंस्टीन से पूछा है कि आप भोजन क्यों नहीं करते? 1 चम्मच शहद से ही अपना काम चला रहे हैं। बोले भोजन करूंगा तो सोने के लिए समय निकालना पड़ेगा, मैं कम से कम नींद लेकर के अपने आविष्कारों को पूरा कर लेना चाहता हूँ। आविष्कार तो हो ही गए थे। थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, 500 400 आविष्कार उनके नाम लिखे गए थे। 4 आविष्कार करने के बाद कोई जरूरत ही नहीं थी। यह कर्मण्यता है एक्चुअली। अयोग्यता तनाव में रहती है, प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रसन्नता में रहता है। अयोग्यता की छाया स्ट्रेस है, क्योंकि वो ये कैसे बताए कि मेरे अंदर कमियां हैं, तो उसे कार्यस्थल पर वो इस तनाव को उत्पन्न करके पैदा करना चाहता है। और चूंकि अकेले तनाव उत्पन्न करके बैठ जाए तो कोई बात नहीं बनेगी। तो 20 है तो 20 में से 18 को वो स्ट्रेस में ले जाएगा, तब उसे एक यूनिटी नजर आएगी। क्योंकि जो भेड़ है वो भीड़ में बिलीव करती है। अगर भेड़ एक पहली भेड़ कुएं में गिरती है तो उसके पीछे 1000 भेड़ सब कुएं में गिर जाएंगे। उनके पास अपनी आत्मचेष्टा आत्मबुद्धि नहीं होती। तो हम अब इसमें अब सुधार है, ये कष्टकारी है। अपने अंदर परिवर्तन सबसे ज्यादा कष्टकारी। जो अपदीपो भवा, जो बुद्ध का वचन रहा, अपने चिराग स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। अपने दीपक बनने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लगी लगाई लॉटरी से चाहिए, बना बनाया साम्राज्य सा चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि मैंने प्राथमिक रूप से उन्हें कुछ बिजनेस के कुछ चीजों के उपाय बताए जो वो मेरे पास पूछने आए, लेकिन उन्होंने उसे करना नहीं चाहा। कोई और कर रहा था। उस चलती हुई गाड़ी में सवार होना चाहता है हर कोई, तो आप कभी उसको प्राप्त ना कर पाओगे, क्योंकि आपका परिश्रम उसमें है ही नहीं। और अगर आपका दांव लग भी गया तो आपने पात्रता विकसित नहीं की। बहुत बार बहुत सी कहानियां हम सुनते हैं कि हम जीवन के बहुत श्रेष्ठ आयामों के लिए बहुत सारा नियोजन करते हैं, बहुत सारा प्रबंधन करते हैं। परमात्मा की कृपा से वो चीज हमें प्राप्त भी हो जाती है। ये योग था। हम यहाँ की सारी परिस्थितियों को त्याग कर, सब चीजों को छोड़कर हम लंदन में जाके बस जाना चाहते हैं अपने इस पूरे परिवार के साथ, लेकिन पता चलता है कि भोग नहीं था। तो हम यहाँ से तो उठते हैं और फिर उठ जाते हैं। दुखद बात है, पर ये सच्ची बात है। किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि ऐसा कि अभी तो ये लगभग आपको 25 जुलाई 29 जुलाई तक प्रतिदिन ही, मतलब ये मेरी ऐसी भविष्यवाणी को लिए बोलता हूं कि ऐसी वो भविष्यवाणी असत्य हो, लेकिन सच्चाई यही है। लगभग प्रतिदिन ही आपको ऐसी मर्मांतक समाचारों से रूबरू होना पड़ेगा। लगभग रोजाना ही आपको देश दुनिया में कहीं ऐसी घटना का समाचार प्राप्त होगा जो खतरनाक अनहोनी होगी।
जिसके बारे में हम कभी सोच समझ नहीं सकेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, वो हमें द्रवित कर देगी। अब ये जितनी भी हवाई दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये जो षडाष्टक योग है, ये मंगल की जो युति है, गुरु का लुप्त हो जाना है, बहुत सारी चीजें प्रकट हुई हैं। वही जहाज हैं, वही व्यक्ति हैं, वही रनवे है, वही टेक ऑफ की जगह है, वही लैंडिंग की जगह है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। इनमें जो केतु अगर लग्न में है और उसमें मंगल के साथ बैठे हैं, कुछ और चीजें हैं, तो ये इस समय उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिनकी लग्न पत्रिका जो जानते हैं हॉरोस्कोप के बारे में। तो ये अगर हम समझेंगे तो आसानी हो जाती है। तो ये कालखंड ऐसा ही रहने वाला है। और अगर हवाई दुर्घटना, हवाई जहाज में बैठे दुर्घटना हुई तो अलग एक बात है, इसके चार्जिंग पॉइंट दे दीजिए, उसका वो कम जा रहा है बैटरी का पॉइंट। अगर हवाई यात्रा से देखिए, कोई एक योग, एक व्यक्ति का एक योग था कि आप गोली से मरेंगे। उसने किसी को हाथ दिखाया, अपनी जन्म पत्रिका दिखाई, सेना में काम करता था। उसने कहा जी गोली से तब मरेंगे जब गोलियों के बीच रहेंगे, जब बंदूकों के साथ रहेंगे, बॉर्डर पर खड़े रहेंगे, पुलिस के और रक्षा से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त और संलग्न रहेंगे। बोले अपन त्याग पत्र दे देते हैं ना, इस्तीफा देकर के अपने घर चले गए। ठीक है, वहां के खेत वेत में काम करने लगे। जब वो अवधि आई जो 2 साल बाद, 3 साल बाद, जबकि भविष्यवाणी की गई थी, जब वो अवधि आई तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं तो घर में बैठा हूं, वो तो अब ये टाइम पीरियड शुरू हुआ है जो ज्योतिषी ने बताया था, किसी गुरु ने बताया था। तो अब क्या हुआ कि खेत में काम करते करते पानी में भीग गए या बारिश में किसी में भीगे कि उनको कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया। अब वो जुकाम के साथ साथ बुखार भी हुआ, तो क्या डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी। अब वो जो उसमें एक पैरासीटामोल की एक टैबलेट थी वो खाई, और उसे खाने में पानी तो सटक लिया, वो फंसी रह गई गले में। और ऐसा उल्लेख आता है कि उससे सांस रुका, दम घुटा और उनकी डेथ हो गई। मरे तो गोली से ही, जरूरी नहीं गोली बंदूक से ही निकले। ठीक है जी, हम हवाई जहाज में यात्रा नहीं करते, हम हवाई जहाज में सफर नहीं करते, हवाई जहाज में नहीं बैठते हैं। लेकिन एक आदमी जो हवाई जहाज में ना बैठा हो, वैसे तो दुनिया में 7 अरब लोग हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 85% लोग कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। 85% लोग आज भी दुनिया के हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 15% लोग ही दुनिया के हवाई जहाज की हवाई यात्रा कर पाते हैं। तो आदमी सोचता है मैं हवाई जहाज में, मेरा योग था हवाई यात्रा में दुर्घटना का, मैं हवाई जहाज में बैठता ही नहीं, मैं तो एविएशन का काम भी नहीं करता, मैं कहीं विदेश में भी नहीं जाता, मैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेता हूँ और आराम से मैं अपने घर में बैठ करके भोजन कर रहा हूँ या कहीं विद्या अर्जन कर रहा हूँ। तो पता नहीं फिर भी आके हवाई जहाज ही गिराना ऊपर। दुखद घटना है, पर ये कहीं ना कहीं संकेत है किसी चीज के, यानी कि जो निश्चित है वो निश्चित है, उसको आप बच नहीं सकते। और कालखंड जो काल है, समय है, उससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता कभी भी। एक बहुत पहले की बात है, उस समय में एक टेलीविजन पर प्रोग्राम आता था, तब भी मैंने उस समय उसमें कहा था 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या MH370 जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी, वो अचानक रडार से गायब हो गई। 300 MH370 और कितने लोग थे, 239 लोग उसमें सवार थे। आज तक उसका पता नहीं चला। तो वो जो नक्षत्र है, वो जो कालखंड था, वो जो समय की स्थिति थी, वो समय की स्थिति ऐसी थी कि उसमें अंतरिक्ष गमन को गए हुए लोग भस्मीभूत हो जाते हैं, वापस नहीं आते। कमोबेश उसी नक्षत्र की गणना में कल्पना चावला भी उसी के उसमें गई थी, उसी नक्षत्र में गई थी। वो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि कारण क्या होगा कि उस नक्षत्र में जाने के बाद जो दिशा भ्रमित होती हैं, वो जो बारामूडा ट्रायंगल है, समुद्र में एक स्थान ऐसा है जहां अश्वत्थामा का फेंका गया रथ अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित है, जहां सूर्य के प्रकाश टकराने के बाद उसकी रोशनी समुद्र में पड़ती है। जहां पर वो पड़ती है वहां पर कोई भी चीज कभी भी जाने के बाद गायब ही होती रही है। ये बहुत लोग गए, एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा मैं लास्ट शब्द जो देखूंगा वो बोलूंगा। फोन उठाया, जब तक वो कुछ बोले, हेलो ही बोल पाए थे, तब तक डुबकी मार गए, खत्म। बस सैकड़ों जहाज गायब हो चुके हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी पनडुब्बियां, बहुत से नावें सब गायब हो गई हैं बारामूडा ट्रायंगल में। वो वही स्थान है जहां अश्वत्थामा के यंत्र का प्रक्षेपण हो रहा है। तो ये जो कालखंड है, ये जो काल की गतियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे भी कहा कि अभी एक प्रश्न आ रहा था कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू कब होगा। अब ये कब होगा, ये कोई ऐसी रेस टाइप का नहीं है कि कोई 10 लोग खड़े होंगे, एक आदमी आगे जाके फायर करेगा, वो कहेगा स्टार्ट, और कुछ लोग दौड़ना शुरू कर देंगे। जब व्यावसायिक हितों की अनदेखियां होने लगे,
कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने हितों की बात सोचने लगे। कुछ देशों का अनावश्यक पतन हो और कुछ देशों का अनावश्यक उत्थान हो। कुछ नई सीमा रेखाएं बने और कुछ शासकों के दिमाग में नए तरह के विचार प्रारंभ हो जाएं तो विश्व युद्ध ही होते हैं। इसका कोई मुहूर्त निकाल के, कोई ढोल ढपाड़े बजा के, कोई आपको फीता रिबन काट के ओपनिंग नहीं होती। ये लगभग हो ही चुका है, ये किसी न किसी रूप में हो ही रहा है। और मैं तो पिछले 2-3 वर्षों से कह रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुना होगा आपने, मैं बार-बार बोल रहा हूं कि वर्ल्ड पावर मूव हो रही है। ये भारत, अब चूंकि ऐसा होता है कि कोई एक गांव गली का लड़का अरबपति हो जाए तो गांव के सारे सेठों के आंख में चुभता है। बहुत साधारण पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति बहुत अतिशय प्रगति को उपलब्ध हो जाए तो पहले से बैठे हुए घाघ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। भारत का जो प्रादुर्भाव हुआ है, भारत का जो अभ्युदय विश्व पटल पर हो रहा है, वो एक डिफरेंट तरह की चीज हो गई है। जो बुद्धिमान लोग हैं, मैंने बहुत पहले कहा था कि लगभग 1-1.5 वर्ष पहले ही विदेशी ताकतों को इस बात का एहसास हो गया है कि भारत कितना प्रबुद्ध और कितना संबुद्ध और कितना शक्तिशाली हो गया है, इसलिए उसको वो अलग थलग कर देना चाहते हैं। तो और इसमें बड़ी अलग, और लेकिन ये जो नेतृत्व है ये अलग ढंग से काम कर रहा है। तो ये दुनिया 2 हिस्सों में नहीं है, दुनिया 4 हिस्सों या 3 हिस्सों में विभाजित, 3 हिस्से विभाजित, मतलब कि 3 धड़े बन जाएंगे, 3 तरह के प्रखंड खड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति इसमें आएगी और भारत का हमेशा खैर अच्छी एक स्थिति रही है। हमारे साथ एक विशेष बात यह है कि हम 2 महाशक्तियों में, दोनों के साथ, रूस और अमेरिका दोनों के साथ हमारा तालमेल हमेशा ठीक रहा है, तो वो रहेगा। उस हिसाब से हमें ज्यादा सोचने समझने की, अब देखिए, अब लोग बड़े वो हो रहे थे कि युद्ध क्यों रोक दिया, युद्ध क्यों रोक दिया। अभी युद्ध बड़ी सफलतापूर्वक लड़ा और आपने सही समय पे उसको रोक दिया। देखिए ना किस तरह शहर के शहर तबाह हो गए। फिर आप सारे दिन राजनीतिज्ञों को कोसते, जो कब्रिस्तान बन गए शहर, तुम सारे दिन कहते कि कैसे आदमी के हाथ में सत्ता दे दी, पूरा देश ही मिटा दिया, या ऐसी चीजें खराब कर दी, या इतनी बस्तियां हमारी उजड़ गई, या इतने संसाधन खत्म हो गए। तो बहुत सफाई से जितना काम करना था उतना काम हुआ और बाकी काम कोई और कर ही रहा है। क्योंकि जो छठे साठे समाचरित, जो जैसे गांव गली का कोई गड़बड़ लड़का है, उसे गांव गली वाले ना निपटाएं तो उसे जिले जनपद वाले पकड़ लेंगे, जनपद से छूट गया तो प्रांत वाले पकड़ लेंगे, प्रांत से भी बच निकला तो उसे देश वाले पकड़ लेंगे, देश से बच निकला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधर तो झांसा देने लगा तो इंटरपोल और बहुत सारी संस्थाएं वो पकड़ लेंगी, बचेगा तो वो है नहीं, क्योंकि चला तो गड़बड़ करने ही है। तो ऐसे जो लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं वो स्वतः ही अपने उस अंजाम को, अपने उस परिणाम को उपलब्ध होंगे, तो फिर चीजें दिखाई देंगी।